सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्रणाम और जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश पूरी तरह से की है कि कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन को जितना सरल भाषा में समझा सकूं, उतनी कोशिश है मेरी। इसके बावजूद भी अगर दोस्तों मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन के बारे में ये वीडियो। इससे पहले भी मैंने आपको कम्यूटेशन के ऊपर 3-4 वीडियो बना के दिए हैं, ठीक है? जैसे करंट कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन। तो आज का ये कम्यूटेशन जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं, जिसको क्लास सी कम्यूटेशन भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको केवल कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन के बारे में अब डिटेल बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेज हैं और यहाँ 2 आपके थायरिस्टर्स होते हैं और एक कैपेसिटेंस होता है और यहाँ पर ये डीसी सोर्स लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि इसे कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका ये फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये सर्किट बना हुआ है। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर 2 तरीके के थायरिस्टर लगे हुए हैं, जैसे मैं सर्किल किया हूँ उसे T1 और T2, ठीक है? T1 और T2 ये आपके 2 थायरिस्टर हैं और ये 2 रेजिस्टेंसेज हैं आपके, ठीक? और एक कैपेसिटेंस है VDC के साथ डीसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक? तो यहाँ पर T1 को अगर आप ट्रिगर करेंगे तो T2 ऑफ हो जाएगा और T2 को ट्रिगर करेंगे तो ये T1 ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब ऑल्टरनेटिवली आप एक दूसरे थायरिस्टर को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं दूसरे थायरिस्टर की मदद से, ठीक है? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर जो यहाँ करंट्स के डायरेक्शन दिखाए गए हैं, जैसे I1, I2, IT1, IT2, आईसी और वीसी, ये सब आपके रेफरेंस डायरेक्शन माने गए हैं या रेफरेंस पोलैरिटी मानी गई है, जिसको हम पॉजिटिव पोलैरिटी के रूप में देखेंगे, ठीक है? अगर हम इक्वेशंस में अपने कोई रिलेशन ड्राइव करते हैं, उसमें अगर डायरेक्शन के अपोजिट आता है तो उसको हम नेगेटिव एज्यूम करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में हम जो है सर्किट को एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने T1 को T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 एक रेफरेंस मान के चल रहा हूं, तो उस पर T1 को मैंने ऑन कर दिया है, ठीक? T1 को अगर मैं ऑन करता हूं तो ये T1 जो आपको फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो इसमें IT1 करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो इसका देखिए इक्वेशन क्या आएगा, I1 जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, I1 इज इक्वल टू VDC अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है? और पहला इक्वेशन ये हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एक यहाँ पर यहाँ से देखिए इस तरीके का एक करंट फ्लो करेगा, तो I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू ये सॉरी R2 इंटू I2 प्लस 1/C इंटीग्रल I2 dt इज इक्वल टू VDC, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये वाला करंट, ये वोल्टेज, ये केवीएल लगाएंगे आपका, तो ये केवीएल आपका इस तरह से ये इक्वेशन देगा। तो I2 इंटू R2 प्लस 1/C इंटीग्रल I2 dt इज इक्वल टू VDC। अब इसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इनिशियली ये जो कैपेसिटर वो अनचार्ज है, मतलब इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, इसका इनिशियल कंडीशन 0 है, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसका लाप्लास लूंगा तो मेरी इक्वेशन आएगी, जैसे आप ये देख सकते हैं, देखिए R2 इंटू I2S प्लस 1/C ब्रैकेट I2S अपॉन S प्लस C इंटू VAB अपॉन S। अब यहाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि यहाँ पर हमने इसको VAB लिया हुआ है। VAB का मतलब होता है हम मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, हम A से B की तरफ जा रहे हैं, और ये जो VC जो है दोस्तों, ये जो VC है वो आपका कैपेसिटर वोल्टेज, इसको हमने A को B के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं, मतलब वोल्टेज ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू B। तो यहाँ पर VAB हम इनिशियल कंडीशन में जिसको हमने कहा 0 है, तो VAB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? राइट हैंड साइड में BDC अपॉन S हो जाएगा इसका लाप्लास लेने के बाद। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है? तो ये I2 T इज इक्वल टू VDC इंटू R2 अपॉन E की पावर माइनस T अपॉन R2 इंटू C। तो ये आपकी एक इक्वेशन आई जो कि I2 इक्वेशन है, मतलब I2 क्या है, एक करंट है जो कि आपका रेजिस्टेंस R2 में फ्लो कर रही है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि ये जो I2 है यही आपकी कैपेसिटर करंट भी है, क्योंकि मैं जब T1 को ऑन करूंगा तो ये T2 ऑफ हो जाएगा, T2 जब ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब ये जो I2 करंट है यही IC के रूप में यहाँ फ्लो कर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको I2 के बराबर इसको कह सकते हैं। ओके, I2 और IC बराबर हो। अब देखिए नेक्स्ट IT1 क्या है, थायरिस्टर, मेन थायरिस्टर जो आपका, जो आपको आपने ऑन किया IT1, इसकी अगर आपको करंट निकालनी है तो नोड बी पर केसीएल लगाएंगे। इस नोड बी पर केसीएल अगर आप लगाएंगे तो उससे आपका नोड बी पर केसीएल लगाने से क्या हुआ, IT1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक? तो IT1 इज इक्वल टू
I1 प्लस I2, तो IT1 की वैल्यू हो जाएगी VDC अपॉन R1, I1 पहले ही निकाल चुका हूँ यहाँ पर, ये देखिए, और I2 का एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 से हम इन दोनों को सम कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। मतलब IT1 इज इक्वल टू VDC अपॉन R1 प्लस VDC अपॉन R2 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन R2C। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ another thing is how to calculate VC means कैपेसिटर वोल्टेज। तो कैपेसिटर वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि T1 आपका ऑन किया हुआ है तो T1 आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो ये जो VC है, जो कैपेसिटर के जो अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या होगा, VDC माइनस I2 इंटू R2। यहाँ पर देखिए ये KVL आप लगाएंगे इस बड़े वाले लूप में, इस बड़े वाले लूप में आप KVL लगाएंगे तो आपके पास सिंपली ये जो VC हो जाएगा वो VDC माइनस I2 इंटू R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रख दीजिए, ये इक्वेशन से आप I2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा VDC माइनस R2 इंटू VDC अपॉन R2 ई की पावर माइनस टी अपॉन R2 अपॉन C। तो ये इक्वेशन आई। तो फाइनली VC की वैल्यू हो जाएगी VDC ब्रैकेट में, ये कॉमन ले लीजिए, इसको R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन R2C। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों याद रखने की, ये जो VC हमने जो लिया है वो हम A पॉइंट का वोल्टेज B के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी नोटेड। नेक्स्ट, ये वेव फॉर्म्स हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हम वेव फॉर्म के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्किट को भी टैग कर रखा है, ये इक्वेशंस भी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी 3 वेव फॉर्म्स बनी हुई हैं। सबसे ऊपर हमने अपनी जो आपकी ये आपकी पल्स वेव फॉर्म बनाई है, मतलब G1 का मतलब है, यहाँ पर देखिए मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, G1 का मतलब है ये आपकी इनिशियली T=0 पर T1 को मैंने ट्रिगर किया है। ओके, और नेक्स्ट जैसे इंस्टेंट है, जैसे मैं अभी इसकी आगे बात करूंगा T1 है, नेक्स्ट इंस्टेंट T1 है जिस पर T2 को ट्रिगर करेंगे। इसी तरह उसके बाद अगला इंस्टेंट T2 है जिस पर फिर से हम T1 को ट्रिगर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में हम ऑल्टरनेटिवली T1 और T2 को ट्रिगर करते रहते हैं। ठीक है, T1 को ट्रिगर करने से T2 ऑफ होता है और T2 को ट्रिगर करने से T1 ऑन ऑफ होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, हमें वेवफॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारी यहाँ पर 3 वेवफॉर्म बनी हुई है। नंबर 1 की वेव फॉर्म है जो है IT1, जैसा मैंने आपको इक्वेशन 1 ड्राइव करके भी बताई। IT1 का मतलब है ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं, ठीक है, मीन थाइस्टर T1 में जो करंट है। इसी तरह T1 का वोल्टेज VT1 है और IC मतलब कैपेसिटर की करंट है। ठीक है, इसके अलावा 3 वेव फॉर्म्स और हैं, वो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं IT1, VT1 और IC को कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं आईसी, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए आईसी जो है वो I2 के बराबर है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आईसी की वैल्यू आपको ड्रॉ करने के लिए ये इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा। अब T=0 पर मैं अगर देखूंगा तो ई की पावर 0 मतलब 1, तो बेसिकली ये वैल्यू इनिशियली कितनी होगी, बीडीसी अपॉन R2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू बीडीसी अपॉन R2 होगा। अब 5 टाइम कांस्टेंट दोस्तों, जैसा कि हम नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं, 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद ये वैल्यू डिके हो जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पर देखना है, आप देखिए मैं इसको सर्किल किया, ये जो आपका ये वैल्यू जो है 5 टाइम कांस्टेंट के बाद डिके हो जाएगी। मतलब आईसी की वैल्यू जो है वो 5 टाइम कांस्टेंट्स में डिके हो जाएगी। तो यहाँ से ये शुरू हुआ वेव फॉर्म और ये आपका डिके हो गया इस पॉइंट पर 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। ठीक, तो ये आपका हो गया आईसी का वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज IT1? IT1 मैंने अभी आपको समझाया। IT1 क्या होगा, IT1 ये रहा इक्वेशन नंबर 2 देख सकते हैं, मतलब VDC अपॉन R1 प्लस VDC अपॉन R2 ई की पावर माइनस टी अपॉन R2C। तो अगेन इफ यू आर पुटिंग T=0, तो T=0 पर ये सेकंड वाली टर्म क्या होगी, ये VDC अपॉन R2 हो जाएगी। तो VDC ब्रैकेट में लेके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यूज की, ये मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यूज की VDC 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगी और फिर ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद यहाँ पर सेटल हो जाएगी। मतलब 5 टाइम कांस्टेंट के बाद इक्वेशन नंबर 2 की जो सेकंड टर्म होगी वो आपकी डिके हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके बाद इसमें केवल VDC अपॉन R1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस पर देखिए ये वाली वैल्यू जो है VDC अपॉन R1 पर सेटल हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे तक सेटल हो गई, कब तक, जब तक कि T1 इंस्टेंट पर, नेक्स्ट इंस्टेंट पे हम T2 को फायर नहीं कर देते। तो अभी ये वैल्यू सेटल हो जाएगी आपकी 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। ठीक है, अब ये जो VC है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। एक चीज और है यहाँ पर VT1 की, देखे जैसा आप यहाँ देख रहे हैं VT1 का मतलब है थाइस्टर T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो थाइस्टर T1 चूंकि यहाँ पर ऑन कंडीशन में यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, इसके मतलब आइडियल केस में T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो मैं आपको इसको मार्क कर रहा हूँ, ये आपका जीरो वोल्टेज है। ठीक है, ये वोल्टेज जीरो है, कब तक, जब तक कि T1 कंडक्ट कर रहा है। और T1 कब तक कंडक्ट कर रहा है, जब तक कि नेक्स्ट थाइस्टर मतलब T2
जिसको हम ट्रिगर करेंगे T1 इंस्टेंट पे, वो जब तक ट्रिगर नहीं होता, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 रहेगा। ओके, तो ये था अभी आपका 3 वेवफॉर्म्स के बारे में। अगली 3 वेवफॉर्म्स भी दोस्तों इसी की तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक तो VC का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, VC का मतलब कैपेसिटर वोल्टेज का, दूसरा IT2 मतलब थायरिस्टर T2 का वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर देखिए अगली 3 वेवफॉर्म्स में अगेन सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात है इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन 3 में आप देखिए VC की जो वैल्यू है वो VDC 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन R2C है। ठीक है, तो ये भी 5 कांस्टेंट के हिसाब से निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जब t की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो VC यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 5 कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू रह जाएगी केवल VDC। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी VDC आ जाएगी, तो VC की वैल्यू VDC पर ये हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू उसकी VDC है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जो आपकी होगी वो VDC होगी, ये VDC पे सेटल हो जाएगी, तो ये प्लस VDC है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये आपका आपका VT2 की सॉरी VC की वैल्यू है यहाँ पर। ये देखिए, ये सॉरी मैंने ये थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी उसके लिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये 3, ये VDC जो है वो VDC पे सेटल हो जाएगा, VC जो है। ओके, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। नाउ नेक्स्ट, अब हम जब T2 को ऑन करेंगे तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर T2 की एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन हमको 3 इक्वेशंस यहाँ पर ड्राइव करनी होगी, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हमने ड्रॉ किया था। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 बिल्कुल सिमेट्रिकल है दोस्तों, इसका नाम ही कॉम्प्लीमेंट्री कम्युटेशन है। तो T1 के लिए जो हमने एनालिसिस की थी ठीक उसी का काउंटर पार्ट है हमारा इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए ये मैंने सर्किट आपके सामने दिखाया हुआ है, सर्किट वही पुराना वाला सर्किट है। इसमें नया क्या है, वो आपकी जब हम T2 को ट्रिगर करते हैं, मतलब इंस्टेंट T1 पर T2 को ट्रिगर कर रहे हैं, इंस्टेंट T1 स्मॉल T1 पर हम थाइस्टर T2 को ट्रिगर करते हैं, तो वही लिखा हुआ है व्हेन T2 इज ऑन एट T इक्वल टू T1, तो वी आर गेटिंग I2 इक्वल टू VDC अपॉन R2। ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब ये वाली करंट I2 इक्वल टू, क्योंकि आप T2 को ऑन कर चुके हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये पूरा जो वोल्टेज है R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VDC के बराबर होगा, तो I2 इक्वल टू VDC अपॉन R2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक KVL लगाएंगे तो ठीक इस तरीके से देखिए, ये जो मैं सर्किट में ये जो ग्रीन कलर से पाथ दिखा रहा हूँ ये बेसिकली VD सेकंड इक्वेशन के लिए है। तो R इंटू I1, R1 इंटू I1 इंटू प्लस 1 बाई सी I1 इंटू डी टी इजिकल टू VDC। ठीक, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ये KVL होगा। इसको जब आप अगेन यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के समय आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन, तो दोस्तों यहाँ देखिए अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने की चीज है। वो समझना क्या है यहाँ पर, यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ पर ये जो आपका ये जो वी ए लिखा है मैंने, क्योंकि हम मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अब चूंकि T2 ऑन हो गया है और T1 ऑफ हो गया है, तो ये I1 जो है वो इस B से A की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब वोल्टेज मैं लूंगा वोल्टेज ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A विच इज इक्वल टू माइनस VDC। तो माइंड यू दिस इज इक्वल टू माइनस VDC। ओके, तो ये आपका माइनस VDC हो जाएगा। अब ये इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यू आर गेटिंग द इक्वेशन नंबर 4 विच इज I1 T इक्वल टू 2 VDC अपॉन R1 इंटू e की पावर माइनस T अपॉन R1C। अब यहाँ पर इक्वेशन 4 में जो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की वो ये है कि I1 जो है बेसिकली वो माइनस IC के बराबर है, क्योंकि हमने IC को इनिशियली जो रेड कलर में दिखाया हुआ IC जो है वो हमने A से B की तरफ पॉजिटिव माना है, और एक्चुअल में जा कैसे रहा है करंट I1, वो B से A जा रहा है, इसलिए I1 जो होगा माइनस IC के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो माइनस IC को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, IT2 अब निकालेंगे, तो IT2 के लिए हम क्या करेंगे, नोड ए पर KCL लगा देंगे। जब नोड ए पर KCL लगाएंगे तो क्या होगा, IT2 इक्वल टू I2 प्लस I1 हो जाएगा। तो ये ऊपर से जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की है उनको आप इसमें सम अप करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। ठीक, तो ये आपकी ये इक्वेशन जो है आपकी इक्वेशन नंबर 4 और 5 आपकी ये रेडी हो गई। ओके, तो दीज आर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 फॉर एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे निकालना है। तो जैसे हमने पहले केस में निकाला था, VC निकालने के लिए VDC माइनस वहां पर R2 I2 किया था, यहाँ पर क्या करूंगा VDC माइनस R1 I1 करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस समय T2 ऑन हो चुका है और T1 ऑफ है। तो VDC माइनस R1 इंटू I1 की वैल्यू ऊपर से लग दीजिए आप, तो यहाँ पर ये आ जाएगा R1 इंटू 2 VDC अपन R1 इंटू e की पावर माइनस T अपन R1C। ठीक है, तो यू आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 6 लाइक VC इज इक्वल टू VDC
ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर वन सी। अब यहाँ दोस्तों अगेन फिर से एक चीज नोट करने की वही है कि यहाँ पर जो वीसी हम नाप रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पाथ इस तरह से हो गया बी से ए की तरफ, तो यहाँ पर जो वीसी है उस वीसी का मतलब है वोल्टेज ऑफ पॉइंट वे बी विद रेस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट देखिए, अब ये वेव फॉर्म्स है। अब ये मैंने आपके सामने फिर से ये सर्किट और ये साइड में आपको इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 दिखा रखी है। अब मैं इनको एक्सप्लेन किए देता हूँ। ये वेव फॉर्म आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। तो IT1, IT2, VT1, VT2 और IC और VC, ये 6 वेव फॉर्म्स बनानी है, जिसमें से अभी पहली 3 आपको सामने दिखाई दे रही है। जैसे नंबर 1 पे IT1, उसके बाद VT1 है, उसके बाद ये IC है। तो देखिए ये इसका कुछ पार्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब बारी आती है T1 के बाद। T1 के बाद इन वेवफॉर्म की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। तो T1 पे चूंकि आप थायरिस्टर T2 को ट्रिगर कर चुके हैं, इसका मतलब T1 वहां पर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब T2 को आप ट्रिगर करेंगे तो T1 ऑफ हो जाएगा। तो जब T1 ऑफ होगा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उस थायरिस्टर T1 में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये T1 पे करंट, ये आपकी जो कि पहले VDC अपॉन R1 पे सेटल हुई थी, अब वो तुरंत ये जीरो हो गई। देखिए ये जीरो हो गई, ये आगे तक जीरो जा रही है। ये कब तक जीरो रहेगी? अगली बार के इंस्टेंट, मतलब T2 के लिए, जब आप फिर से T1 को ट्रिगर करेंगे। तो आपको ये करंट को यहाँ पर ये जीरो दिखा दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी, ये आईसी की और VT1 की। तो देखिए VT1 क्या है। अब VT1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ VT1 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। VT1 क्या था यहाँ पर, ये थाइस्टर T1 के अक्रॉस वोल्टेज। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब ये करंट आपकी बी से ए की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज क्या होगा, माइनस VDC हो जाएगा। मैंने आपको अभी पिछले इनिशियल कंडीशन में दिखाया था। तो इनिशियल इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, माइनस VDC। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर माइनस VDC वोल्टेज है, VT1 के अक्रॉस माइनस VDC वोल्टेज है। जब आपका वो ऑफ हो गया है, क्योंकि करंट जीरो हो गई, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज माइनस VDC, क्योंकि ये कैपेसिटर का वोल्टेज अब पूरा VT1 के अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका ये कैपेसिटर का वोल्टेज होगा माइनस VDC विच इज अपियरिंग अक्रॉस T1। तो यहां से ये T1 है, ठीक। अब जब ये जैसे जैसे सेटल होगा, तो अब ये यहाँ पर ये देखिए इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, वीसी। वीसी की इक्वेशन क्या है, VDC ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो यहाँ पर वोल्टेज हम बी का ए के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं। और ये दोस्तों हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये T1 का डायग्राम है, मतलब ए विद रेस्पेक्ट टू बी है। तो इक्वेशन नंबर 6 को मैं ड्रॉ करूंगा बी को ए विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज हो जाएगा वो आपका VDC निकालूंगा, तो ये जीरो से सेट होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ जीरो से होगा। तो VDC पर सेट होगा, क्योंकि शुरू में ये t इक्वल टू जीरो इस इंस्टेंट से लूंगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी VDC माइनस की। और जब ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये सेट होगा, तो ये VDC के मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो माइनस VDC से यहाँ पर प्लस VDC हो जाएगी। ये प्लस VDC पर ये सेटल हो जाएगी। ये जो वैल्यू है वो प्लस VDC के बराबर होगी, और यहाँ पर माइनस थी, तो ये माइनस से प्लस होगी। देखिए इस तरीके से ये 5 टाइम कांस्टेंट में ये वैल्यू उस पर सेटल हो जाएगी, ओके। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है। और इसी तरीके से आईसी को देख सकते हैं। आईसी का मैंने आपको बताया था 5 टाइम कांस्टेंट में ये जीरो हो जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले में एक्सप्लेन किया था, और ये आगे तक जीरो रहता है। अब अगले जब T1 को हम जब सॉरी T1 इंस्टेंट पे जब हम नेक्स्ट थायरिस्टर T2 को ट्रिगर करते हैं, उस समय पोजीशन क्या है, तो इक्वेशन नंबर 4 देखिए। ये इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रही है, मैंने आपको समझाया था, ये माइनस आईसी के बराबर है। अभी मैंने आपको क्लियर किया। तो माइनस आईसी के बराबर है, इसका मतलब है आईसी की इक्वेशन हम जो हम आईसी की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये माइनस आईसी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, इसका हमें अपोजिट, मतलब आईसी की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 4 का माइनस ले लीजिए। तो इसका मतलब हो गया ये वैल्यू 2 माइनस ऑफ 2 VDC अपॉन R1 होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, ये माइनस 2 VDC अपॉन R1 से ये शुरू होके 5 टाइम कांस्टेंट में ये डिके हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 टाइम कांस्टेंट में ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आपका ये डायग्राम हो गया। इक्वेशन नंबर 4 को नेगेटिव रूप में मैंने यहाँ पर नेगेटिव के रूप में मैंने इसको यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये इक्वेशन 5 मैंने आपको समझा दी। इक्वेशन 5 कैसे बनेगी, ये इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर बची हुई 3 वेवफॉर्म्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो मैं आपको ये जो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 समझा देता हूँ। इक्वेशन 5 क्या है, IT2 की है, मतलब थाइस्टर T2 की करंट में दो करंट्स मिक्स है यहाँ पर। एक तो VDC अपॉन R2 है, और दूसरी 2 VDC अपॉन R1 e की पावर माइनस टी अपॉन R1c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब t की वैल्यू शुरू में जीरो होगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर VDC अपॉन R2 प्लस 2 VDC अपॉन R1, ठीक है। तो VDC कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R2 प्लस 2
अपॉन R1। तो ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, VDC ब्रैकेट 1 अपॉन R2 प्लस 2 अपॉन R1। तो इस तरीके से ये वैल्यू इसकी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। उसके बाद क्या होगा, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा, इस सेकंड वाली टर्म जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 को देखिए, इसको जो सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू किस पे सेटल हो जाएगी, VDC अपॉन R2 पे। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू VDC अपॉन R2 पे सेटल हो गई है। ठीक है, तो ये तो रही इक्वेशन 5 की बात। अब VT2 क्या होगा, तो VT2 मैंने आपको बताया था पहले ये सेटल हो गया था। अब जैसे ही आप जब थायरिस्टर T2 को, तो कॉमन सेंस की बात है, जब थायरिस्टर T2 को मैं ट्रिगर करूंगा तो इसका वोल्टेज तुरंत घट के जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए T2 पर जैसे ही ये मतलब जिस इंस्टेंट पे T2 को मैंने ट्रिगर किया तो इसका वोल्टेज तुरंत जीरो हो गया। ठीक है, और ये जीरो कब तक रहेगा, जब तक ये कंडक्ट करेगा। ठीक, तो अगले इंस्टेंट तक ये जीरो रहेगा। तो यहाँ पर ये V22 की आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ ऊपर देखिए VC मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज मैंने आपको समझाया था, इक्वेशन नंबर 6 को देखिए, VC जो है वो B विद रिस्पेक्ट टू A है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इस डायग्राम में A विद रिस्पेक्ट टू B ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जस्ट आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए VDC से ये आपका नीचे सेटल होगा, माइनस VDC पे सेटल होगा। तो VDC 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन R1C। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, यहाँ पर माइनस VDC हो जाएगा। तो यहाँ से 5 टाइम कांस्टेंट में यहाँ पर ये माइनस VDC पे सेटल हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव ऑफ इक्वेशन 6। ये जो इक्वेशन 6 आपने लिखी है, इसकी नेगेटिव आपको लेनी है। क्यों, क्योंकि हम ये जो हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो कर्व है, वो ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिया गया है, मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल बी के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमारा ये जो इक्वेशन 6 है वो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब मुझे इस कर्व में ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन 6 का नेगेटिव ड्रॉ करना है। तो ये नेगेटिव इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अब एक साइकिल और नेक्स्ट साइकिल के बाद देखिए दोस्तों, अब एक बार T1 को फिर से ऑन करना है, T1 को ऑन करना है T2 इंस्टेंट पे। अब यहाँ देखिए ये ऊपर मैंने एक ये डायग्राम दिखाया हुआ है, T इक्वल टू 0 पे हमने T1 को ऑन किया था, फिर T इक्वल टू T1 पे हमने T2 को ऑन किया। अब फिर तीसरी बार हम जो है अब T2 पर क्या कर रहे हैं, हम फिर से T1 को ऑन कर रहे हैं। लेकिन ये T1 को जब ऑन करेंगे वो उसमें फर्क होगा, किससे, जो T इक्वल टू 0 पे किया था, क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर इनिशियल कंडीशन जीरो थी। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए साइड में, ये इसको मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने शुरुआत में T इक्वल टू 0 पर T1 को ऑन किया था, तो वहां पर इनिशियल कंडीशन मतलब VAB 0 माना था मैंने यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था। लेकिन अभी क्या हुआ है, आप एक बार चार्जिंग करके डिस्चार्जिंग कर चुके हैं, आप फिर दोबारा से कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस बदल जाएंगी। इसलिए दोस्तों T इक्वल टू T2 पर जब T1 को दोबारा से हम ट्रिगर करेंगे, तो उस समय जो विशेष चीज अब आपको ये ध्यान देने की है, यहाँ पर वही पुरानी एनालिसिस में बस केवल आपको छोटा सा काम करना है, जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में VAB को जीरो कर दिया था। अब यहाँ पर VAB की वैल्यू माइनस VDC हो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया भी कर में कि VDC जो है वो VC मतलब उसका नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली। तो इसलिए VC की वैल्यू माइनस VDC से सेटल होगी। तो ये VAB जो है बेसिकली वो अब यहाँ पर माइनस VDC है, मतलब इनिशियली जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रखा है VDC वोल्टेज से। ठीक है, लेकिन हम चूंकि T1 को चार्ज कर रहे हैं, तो T1 को चार्ज कर रहे हैं, तो हम कैसे करंट चला रहे हैं, A से B की तरफ चला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये VDC वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इनिशियल कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इक्वेशन जो 1 आई थी उसी की थोड़ी सी चेंज्ड इक्वेशन आ रही है हमारे पास, वो आ रही है इक्वेशन नंबर 7। क्योंकि इक्वेशन 1 क्या आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो हमारी इक्वेशन आई थी VDC अपॉन R2 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन R2C। तो यहाँ पर इक्वेशन 7 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम VAB को माइनस VDC एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, तो जब इसको मैनिपुलेट करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे इक्वेशन ले जाएंगे और टाइम डोमेन मतलब उसका इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो मेरी इक्वेशन इस तरह से मुझे दिखाई देगी। ठीक है, इसी तरह से IT1 की वैल्यू निकाल सकते हैं सेम उसी प्रोसीजर से। तो इक्वेशन 8 आ गई, और इसी तरीके से आप VC की वैल्यू अब निकालेंगे, तो वहां पर भी ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 2 का फेवर बस केवल डिफरेंट है। ठीक है, पिछली एनालिसिस जो इक्वेशन 1 2 और 3 थी, और ये जो 7 8 9 है, उसमें केवल 2 का फैक्टर आ गया बस एक्स्ट्रा, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस थी T1 को जब दोबारा से ऑन करते हैं T इक्वल टू T2 पे। अब यहाँ पर इसका देखिए, ये जो डायग्राम है आपको यही दिखा रहा है। पिछली बार जब मैंने T इक्वल टू 0 पे ऑन किया था, तो इसका जो मेरा जो पीक वैल्यू थी, और अब देखिए इन दोनों पीक वैल्यू में फर्क है, क्योंकि वहां पर वैल्यू 2 टाइम्स हो गई है ना। तो इसलिए यहाँ पर पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 अपॉन R1 प्लस 2 अपॉन R2 है, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको भी बताया। इनिशियली कैपेसिटर पर शुरू में वोल्टेज जीरो था, लेकिन अब क्या है, दूसरी बार जब आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो कैपेसिटर पहले से चार्ज हो रखा है, इस वजह से ये 2 का फैक्टर आ गया। तो ये पीक वैल्यू अब इसकी
VDC 1/R1 प्लस 2/R2 हो गई है। तो मतलब ये वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से थोड़ी सी बढ़ के आई है, उससे ज्यादा है। ठीक, इसलिए अब यहाँ पर जो दो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट में जो दो इक्वेशन डबल टिक की हुई है, उसमें IT1 पी की वैल्यू, पीक जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, VDC ब्रैकेट 1/R1 प्लस 2/R2 ली गई है। ठीक है, और इसी तरीके से IT2 पी के लिए भी सेम वही चीज वैलिड होगी, मतलब VDC की वैल्यू 1/R2 प्लस 2/R1 के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज एक समझने की है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है दोस्तों, यहाँ पर ये इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? जहां पर करंट जीरो होती है और अगला इंस्टेंट जहां पर आपका जो रिवर्स वोल्टेज है वो जीरो हो जाए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, जब थायरिस्टर का आपको टर्न ऑफ टाइम निकालना हो तो आप दो इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। पहला इंस्टेंट कब? जब उसमें करंट जीरो हो रही थी, और दूसरा इंस्टेंट कब? जब उसमें रिवर्स वोल्टेज जीरो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगली स्लाइड में आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो में जहाँ पे लिखा है, वहां पर करंट जीरो हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल T1 की बात कर रहे हैं, थायरिस्टर T1 के लिए, ठीक इसी तरह से T2 के लिए भी बात करूंगा। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट पर करंट जीरो हो रही है, और अगला इंस्टेंट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला इस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवर्स में जो वोल्टेज था, मतलब जो नेगेटिव वाला वोल्टेज था, वो जीरो के पॉजिटिव हो रहा है। तो ये दो इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका, ये कहलाता है आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जिसको आप TC1 से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो जो टाइम है, वो TC1 है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है TC1। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसको नेक्स्ट। इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको T1 के लिए समझाया था, ठीक उसी तरह से मैं ये देखिए सर्किल कर रहा हूं दोस्तों, सेम टू सेम चीज है। यहाँ TC2 निकाल सकते हैं। तो दोनों दोनों जो थायरिस्टर T1 और T2 हैं, उन दोनों के सर्किट टर्न ऑफ टाइम हम कैसे निकालने हैं, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, अब मैंने ये इस स्लाइड में 6 वेवफॉर्म एक साथ आपको दिखाई हुई है, ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। और अब जो है, अब बारी है TC1 निकालने की। तो TC1 को निकालने के लिए क्या करना है? TC1 आप देखें, इक्वेशन 6 देखिए आपके सामने, मैंने अभी इक्वेशन 6 ड्राइव की थी। ये रहा VC इज इक्वल टू VDC 1 माइनस 2 e की पावर माइनस T/R2C। ये मैंने आपके सामने भी ड्राइव की थी, ये इक्वेशन। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया TC1 कैसे निकालना है। जो इनिशियल इंस्टेंट है, जिसको जीरो मान लेता हूं, तो जीरो से लेके अगला इंस्टेंट जहां पर रिवर्स वोल्टेज जीरो हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो एक्चुअली क्या है, VT1 हो या VT2, बेसिकली वो कैपेसिटर की तो वोल्टेज है। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, वो कभी T1 के अक्रॉस आ जाता है, और कभी T2 के अक्रॉस। जब T1 को ऑन करते हैं तो T2 के अक्रॉस आ जाता है वो वोल्टेज, और जब T2 को ऑन करते हैं तो T1 के अक्रॉस आ जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये, वो वोल्टेज अपनी बदली हुई पोलैरिटी के साथ T1 और T2 के अक्रॉस अपियर होता रहता है। बस सिंपल इतनी सी बात है। एक के केस में वो A टू V कहलाता है, दूसरे के केस में वो B टू A कहलाता है। ठीक है, इसलिए उस वोल्टेज को B विद रेस्पेक्ट टू A लिखा हुआ है मैंने इक्वेशन 6 में यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर इसमें TC1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन 6 को मैं जीरो कर देता हूँ एट T इक्वल टू TC1, जैसा मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम आप देख भी सकते हैं, यहाँ भी आपके सामने डायग्राम विजिबल है। तो यहाँ पर T इक्वल टू TC1 पर VC की वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ। तो उस इक्वेशन में पुट ऑन करेंगे, T इक्वल टू TC1 रख दीजिए, तो ये सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ ये लॉग नेचुरल 2 मैंने लिया है, एक्चुअली ये सब वैल्यूज आपको पता होंगी। तो इन वैल्यूज को आप जब प्लेस करेंगे, तो फाइनली यू आर गेटिंग TC1 इज इक्वल टू 0.693 R1 इंटू C। ठीक है, यहाँ पर C कैपेसिटेंस है फेरेड्स में, और R1 जो है वो रेजिस्टेंस है ओम्स में। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम TC2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए ये भी आपको अगली स्लाइड में मैं दिखा देता हूं। देखिए ये अगली स्लाइड कौन सी है? इक्वेशन नंबर 9, जिसको इक्वेशन नंबर 9 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे TC2 निकालना है, तो TC2 निकालने के लिए इक्वेशन 9 का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर VT2, तो वो थायरिस्टर T2 के लिए करना है। सेम वही प्रोसीजर है, बस इक्वेशन बदल गई है। ठीक है, इक्वेशन भी सेम है, बट वो थोड़ा सा, ये T1 के लिए बोला था मैंने पिछली बार, अब ये T2 के लिए बोल रहा हूँ, जो कि T2 पे मैंने, T इक्वल टू T2 पे मैंने उसको फायर किया है। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो TC2 की वैल्यू भी सेम वही आएगी, 0.693 इंटू R2 इंटू C। तो दैट इज R2C इंटू लॉग नेचुरल 2। तो आप इस दो इक्वेशंस को ध्यान रखिए। तो ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, और दो इक्वेशन पिछले मैंने आपको बताई। देखिए यहाँ पर भी बनी हुई है। IT1, मतलब दोनों थायरिस्टर में पीक करंट क्या क्या है, और दोनों थायरिस्टर के सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है। तो ये चार इक्वेशंस आपके इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की। इन्हीं से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन का एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इन ए कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन सर्किट VDC इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स, R1 इज इक्वल टू 10 ohms, R2 इज इक्वल टू 100 ohms। हमें फाइंड करना है ए पार्ट में दोनों थायरिस्टर की पीक करंट्स, और बी पार्ट में दोनों सर्किट में आपको, जैसे वैल्यू ऑफ C, जो हम कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं, इफ ईच थायरिस्टर हैज टर्न ऑफ टाइम ऑफ 40 माइक्रोसेकंड।
ठीक है। दोनों का जो सर्किट टाइम जो मैंने आपको TC1 और TC2 बताए थे वो दोनों के सेम है, मतलब 40 माइक्रोसेकंड है। एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इक्वल टू 2। अब ये बता देता हूँ दोस्तों आपको, ये दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली कुछ नहीं है, ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम और थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन बताता है। तो देखते हैं, देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में देखिए सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला IT1 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, VDC 1/R1 प्लस 2/R2। ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। VDC की जगह 200 लिखा हमने, R1 की जगह 10 ओम्स और R2 की जगह मैंने 100 लिखा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो IT1 की वैल्यू आएगी 24 एम्पियर्स। इसी तरीके से R2 की वैल्यू I22 की वैल्यू आ जाएगी VDC 1/R2 प्लस 2/R1। अगेन इफ यू आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज of the given parameters, you are getting IT2 is equal to 42 amperes. Now it's time to calculate the value of capacitance. Now for calculating the value of capacitance, we have to take in consideration the value of the सर्किट टर्न ऑफ टाइम। मतलब इस क्वेश्चन में सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना दे रखा है, 40 माइक्रोसेकंड दे रखा है दोनों केसेस में, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर 2 दे रखा है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया, सर्किट टर्न ऑफ टाइम और जो पूरे सर्किट का टर्न ऑफ टाइम और थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। मींस जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है और आपका जो ओवरऑल टाइम सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है, वो उनके मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दी, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको मल्टीप्लाई कर दी, मींस यू आर गेटिंग 80 माइक्रोसेकंड। ठीक, तो इस तरह से आपका टीसी जो आ गया, TC1 आप निकाल लेंगे और TC2 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर पेज क्या है, TC1 और TC2 ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक, जो कि 80 माइक्रोसेकंड है इस केस में। तो इन दोनों केसेस में आपकी C की वैल्यू दो अलग अलग आएंगी। ठीक है, पहली इक्वेशन से आपने जैसे इसमें रखा TC1 के, तो मेरी पहली इक्वेशन से जो C की वैल्यू आएगी 11.54 माइक्रोफैरेड आ रही है, और सेकंड इक्वेशन से मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 1.154। तो इसमें दोस्तों हमें हायर वैल्यू को कंसीडर करना है। कारण क्या है, अगर मैं लोअर वैल्यू लूंगा तो वो केवल एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन अगर हायर वैल्यू लेता हूं तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो प्लीज मेक इट श्योर दैट यू आर चूजिंग द हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दी। तो इस तरीके से ये कम्यूटेशन का मतलब DC टू DC कन्वर्टर्स का ये टॉपिक आज खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अब अगले लेक्चर से मैं आपको AC टू DC कन्वर्टर्स के बारे में बताना शुरू करूंगा। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा तो इसमें कमेंट कीजिए दोस्तों, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। मैंने अभी अपना ये यूट्यूब चैनल नया शुरू किया है दोस्तों, आपकी मदद से, आपकी मोटिवेशन से मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, और मैं आपको फिर से बार बार धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे वीडियो को समय देते हैं, देखते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू एंड जय श्री राम।